साझा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे और वो विषय है हिंदी बंगाली समाज कितने पास कितने दूर। आगामी 15 अप्रैल को पहला बैसाख यानी बंगाल का नया वर्ष, बंगला नव वर्ष, इस मौके पर, इस अवसर पर हमने ये परिचर्चा आयोजित की है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है देश का जहाँ यहाँ के मूल निवासी बंगाली तो रहते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में गैर बंगाली अन्य प्रांतों के लोग भी आके बस गए हैं। चाहे वो भले ही रोजगार के लिए आए हों, लेकिन बंगाल की धरती में वो रच बस गए हैं। और कई तो ऐसे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से बंगाल में ही रहते हैं। कई लोग जो गैर बंगाली हैं या यूपी बिहार के लोग हैं, वो बड़े फक्र के साथ बोलते हैं हम तो बंगाली हैं। ऐसी जगह बाकी जगह नहीं है किसी हिंदुस्तान में, कहीं पर नहीं। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो बंगाल के संस्कृति में, बंगाल की मिट्टी में, बंगाल की रच बस गए हैं, ऐसे जो बंगाली, गैर बंगाली हैं और बंगाली हैं, इनकी आपस में परस्पर संबंध क्या है। इसीलिए हमने विषय रखा, वो कितने अपने आप को नज़दीक महसूस करते हैं, कितने दूर महसूस करते हैं। खान पान, वस्त्र, संस्कृति, साहित्य, सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे कि जो हमारा गैर बंगाली समाज है वो बंगाली समाज के कितने नज़दीक, कितने पास है, कितने दूर है। सबके बावजूद कुछ दूरियां भी हैं, कुछ नज़दीकियां भी हैं। दूरियां इसलिए हैं कि कुछ रहन सहन, कुछ खान पान में भी अलगाव है। बंगाली साहित्य प्रेमी होता है, सांस्कृतिक उसके रग रग में है, ब्लड में है। दूसरे प्रांतों से लोग आए हुए, रोजगार के लिए आए हैं, उन्होंने यहाँ के चीज़ों को अपनाया, ये फिर भी एक दूरी है। तो हम उसकी भी बात करेंगे और वो दूरी कैसे कम हो सकती है या हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी बंगला नव वर्ष पहला बैसाख के उपलक्ष्य में हमने स्टूडियो में 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया है और वो चारों व्यक्ति जो हैं वो हिंदी भाषी में भी हैं, कुछ लोग, कुछ बंगला भाषी हैं, लेकिन चारों इस बात के लिए माहिर हैं, इस मामले में कौशल है कि वे बता सकते हैं कि इन दोनों समाज के अंदर में क्या खूबियां हैं, कैसे वह परस्पर एक दूसरे के पूरक है, कैसे वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे पानी में जैसे घोल मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, उसे वो मिठास लिए बंगाली और हिंदी समाज है। अब तो हिंदी बंगाली समाज भी बहुत अच्छी संख्या में अन्य प्रांतों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में बसा हुआ है। वहाँ उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है और जो हिंदी भाषी यहाँ पर हैं उनको भी पूरा सहयोग बंगाली समाज से मिलता है। बंगाल के उत्थान में बंगालियों का तो योगदान है ही, अन्य जो समाज के लोग उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसी पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में 4 बड़े विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय कराऊँ। एकदम दाएं बैठे श्री प्रियंकर पालीवाल। ये भारतीय विद्या भवन एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगठन है कलकत्ता में, उसकी जड़ें राजस्थान में भी है, उसके ये सलाहकार हैं। इसके पहले इंडियन सेरामिक इंस्टीट्यूट जो है, जो सेरामिक के लिए काम करती है, उसमें कई वर्षों, 30 वर्ष से ज़्यादा में ये कार्यरत रह चुके हैं, वहाँ राजभाषा अधिकारी रह चुके हैं। उनके पास ही बैठी है श्रीमती शर्मिष्ठा घोष। ये लेखिका है, वो विश्लेषक है, एनालिस्ट है। बंगला अखबारों में कई ऐतिहासिक विषयों पर, जो पुरातत्व, पुराने विषय हैं, जो बंगाल की संस्कृति से, बंगाल की मिट्टी से संबंध रखते हैं, उन पर कई बार उन्होंने बंगला में कलम चलाई है। उनके पास बैठे हैं श्री काली प्रसाद जायसवाल दुबेला। जायसवाल समाज के व्यक्ति है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल स्मृति समिति के अध्यक्ष हैं। और शेष में बैठी हैं श्रीमती रेशमी पांडा मुखर्जी, प्रोफेसर हैं, गोखले कॉलेज, बहुत मशहूर कलकत्ते का गोखले कॉलेज है, उसमें हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। आइए हम अपने बातचीत की शुरुआत श्री प्रियंकर पालीवाल साहब को। पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ सबसे सुविधा है कि आप भारत सरकार के उपक्रम में वर्षों तक काम किया है, वहाँ आपके साथी बंगाली भी रहे होंगे, हिंदी भाषी भी रहे होंगे। अभी आप भारतीय विद्या भवन, जिसकी जड़ें राजस्थान में, बीकानेर में है, लेकिन बंगाल में भी उसकी बहुत बड़ी कार्यशैली कार्य होते हैं, उसमें सलाहकार हैं आप। तो आपके अनुभव के हिसाब से, और आपका खुद का भी अनुभव है,
बंगाल में जो आके रस बस गए हैं गैर बंगाली और जो बंगाली समाज के लोग, उनमें आपस में क्या संबंध है, कितने मीठे संबंध हैं, कितने वो नज़दीक हैं, कितने दूर हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनको नज़दीक लाती है, क्या चीज़ें हैं जो बहुत चेष्टा करके बाद भी हम उतने नज़दीक नहीं आ पाते हैं। इन सब का विश्लेषण हम आपसे सुनना चाहेंगे श्री प्रियंकर पालीवाल। नेवर जी, आज के 31 साल पहले मैं एकदम नया नया बंगाल में कलकत्ता में आया था और पिछले 31 साल का जो मेरा अनुभव है वो तो यही है कि बांग्ला भाषी समाज और हिंदी भाषी समाज, उनमें एक किस्म की समरसता विकसित हुई है, क्योंकि कई हिंदी भाषी यहाँ ऐसे हैं, खासतौर से राजस्थानी, जो शायद बहुत से बंगालियों से भी ज़्यादा पहले से यहाँ निवास करते रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अकबर के शासनकाल में, यानी आज से लगभग 500 साल पहले, जब मानसिंह अपनी सेना लेकर यहाँ आए थे तो उनके साथ बहुत सारे राजस्थानी परिवार आए और मुर्शिदाबाद में वो बस गए और एक तरीके से जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी उस नगर की और बंगाल की, वो संभालने लगे। तो जब आप कहीं 500 साल से रह रहे हों और तब आप नदी के दो किनारों की तरह तो नहीं हो सकते कि भाई आप हैं साथ साथ लेकिन आप में कोई किसी किस्म का जुड़ाव नहीं है या आप मिल नहीं सकते। ऐसी स्थिति कम से कम मेरे देखने में तो नहीं आई। मैं जिस संस्थान में काम करने आया 95% लोग बांग्ला भाषी थे, स्थानीय लोग थे, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो बाहर से आते हैं और बंगाल को अपना घर बना लेते हैं। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी किस्म का कोई अपरिचय है या किसी किस्म का कोई उपेक्षा है, उदासीनता है, मुझे ऐसा नहीं लगा। बल्कि जब यहाँ घर बनवाने की बात आई तो हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाई और जिसमें कि 8 लोग शामिल थे। मेरे अलावा 7 लोग बांग्ला भाषी हैं, मैं अकेला हिंदी भाषी उसमें शामिल हूँ, और उन्होंने बड़े स्नेह के साथ, बड़ी आत्मीयता से मुझे अपने साथ रखा और हमने वहाँ घर बनवाया। हम एक साथ रहते हैं और पिछले करीब 10 साल से मैं उस सहकारी समिति का अध्यक्ष भी हूँ। तो अगर वो आदान प्रदान न होता, वो समन्वय न होता, वो सहकारिता न होती तो ये संभव न हुआ होता। इसलिए मैं तो हमेशा अस्थि के पक्ष में रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही भाषी समाज एक दूसरे के बहुत निकट आए हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और एक दूसरे से कुछ सीख कर अपने को बेहतर बनाया है। और मुझे लगता है कि इस समन्वय ने, इस समरसता ने उन दोनों को ही बेहतर और उन्नत बनाया है। श्री प्रियंकर पालीवाल जी ने बताया कि बंगला भाषी का एक पुराना इतिहास है, हिंदी भाषी का पुराना इतिहास है। जब अकबर का राज था उस वक्त मानसिंह आए थे और उनके साथ कई हिंदी भाषी भी आए थे और वो यहाँ पर राजस्थान के लोग थे। वो व्यापार करने लगे और आर्थिक योगदान उनका शुरू हो गया था उस टाइम से। तो इतना लंबा, माने अकबर का मतलब 500 वर्ष से भी अधिक, तो 500 वर्ष से बड़ा इतिहास है इनका। वैसे तो कहते हैं बंगाली जाति का इतिहास 300 साल है, लेकिन वो तब बंगाल, इसका मतलब वहाँ से पहले से भी, क्योंकि यहाँ जितने बंगाली हैं, मुखोपाध्याय, बंदोपाध्याय, इनके साथ उपाध्याय शब्द लगा हुआ है, वो सब यूपी के लोग हैं। तो ऐसा भी है, इतना बहुत मुश्किल है बताना कि बंगाली या हिंदी भाषी यहाँ कब आए, कितने आए, और उनका योगदान मिट्टी से जुड़ा हुआ है ये कहना है। साथ ही उन्होंने अपने निजी अनुभव से बताया, कोई वो खुद एक भारत सरकार के उपक्रम में काम कर चुके हैं कि बंगाली और हिंदी मिल करके कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, कोई आपस में ऐसा कोई नहीं है। और ये तो खैर चूँकि पालीवाल जी खुद बुद्धिजीवी हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी नहीं है, साधारण लोग हैं, उनके साथ भी कैसा व्यवहार होता है उसकी बातचीत हम करेंगे। आइए हम बात करते हैं श्रीमती शर्मिष्ठा बाग से। मैंने परिचय कराते समय भूलवश
बाघ की जगह घोष कर दिया था। एनीवे मैं क्षमा चाहता हूँ शर्मिष्ठा बाघ जी, आप लेखक भी हैं, विश्लेषक भी हैं, आपने काफ़ी बंगाल के जो खास ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं, आध्यात्मिक जगह हैं, धार्मिक जगह हैं, इन पर कई शोध लिखे हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपको ये तो आपने लिखा है कि हिंदी भाषियों ने कहाँ तक उसको लिया है, हिंदी भाषियों ने क्या कैसे तक समझा उसको, या सब हम रोजगार के लिए आए, काम के लिए आए, इसलिए हमको विरक्ति रही है उनसे। क्या मैं अनुभव किया आपने शर्मिष्ठा जी? ताज़ा टीवी की सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। और ये 1432 बंगाल शुरुआत होने की 2 दिन पहले आज की ये विषय हिंदी भाषी और बांग्ला भाषियों में कितनी दूर कितनी पास, ये जो डिबेट का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली बात ऐसा है, हिंदी भाषी और बांग्ला भाषियों में तालमेल बहुत है। इसका एक कारण अहम जो है मुझे ठीक लगता है कि दोनों भाषा की मदर लैंग्वेज यानी कि रूट है संस्कृत, और संस्कृत रूट होने के नाते दोनों भाषा में मेल बहुत है। जैसे कि पाली साहब ने बोले नदी की 2 किनारों के बाद, मैं तो कहती हूँ रेल लाइन के बाद। रेल लाइन जैसे पास पास रहते हैं सारे ज़िंदगी भर, और उसके बीच में जो एक लकड़ी का टुकड़ा दोनों को जुड़े रहते हैं, ऐसे ही हिंदी भाषी की और बांग्ला भाषियों की मुंह से निकलती हुई बात कब एक दूसरे की दिल की परिभाषा हो बन गई ये पता ही नहीं चला। सदियों से चलते आए हैं ये मेलझोल। और बात ऐसा है कि 18 सेंचुरी में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत पश्चिम बंगाल में ही, तब तो पश्चिम बंगाल नहीं थे, बंगाल में ही हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और मज़ा की बात यह है 18 सेंचुरी में फारसी संवाद पत्र मिरात उल अकबर और हिंदी संवाद पत्र बंगदूत, ये दोनों का ही संपादक जो कोलकाता से निकला, ये दोनों का ही संपादक एक बंगभाषी थे, राजा राम मोहन राय। और इत्तेफाक के बात ये है, आज 12 अप्रैल 1822 1822 में मिरात उल अकबर पहला निकला था कोलकाता शहर से, और उसकी संपादक थे राजा राम मोहन राय। और आपको दर्शकों को सुनकर ये आश्चर्य लगेगा कि फारसी अकबर मिरातुल अकबर का तो पहला शुरुआत कोलकाता में हुआ आज के दिन, ये तो है। और 1907 में जस्टिस शारदाचरण मित्र महाशय ने एक हिंदी संवाद पत्र हिंदी अकबर निकाला, देवनागरी, जो आज भी हिंदी पत्रकारिता के विषय में बहुत चर्चा में रहते हैं। और बंगाल की शान कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सन 1918 में जो हिंदी डिपार्टमेंट का चालू किया गया शुरुआत, वो भी एक बंगभाषी पुरुष ने किया था, सर आशुतोष मुखोपाध्याय। और मज़े की बात यह है, पूरे भारतवर्ष में हिंदी में फर्स्ट एमए पास जो है वो कोई हिंदी भाषी नहीं थे, और नलिनी मोहन सन्नाल एक बंगाली थे। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने विश्व भारती में हिंदी डिपार्टमेंट चालू किया, हिंदी भवन नाम है उसका, और बनारस से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लाया गया था। तो ये बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी पास पास ही है, दोनों एक दूसरे के थामे हुए। जैसे साहित्य में समाज का जो उपकार हुआ, वैसे हिंदी भाषियों ने कोलकाता की समाज में जो व्यापार किया, बिरला ग्रुप, सिंगानिया ग्रुप, बांगुर ग्रुप, ये सब जो बहुत सारे बंगभाषियों का अन्य संस्थान और कर्म संस्थान किए, ये सब तो बोलना ही है, एक दूसरे का परिपूरक जो जिसको बोलते हैं। और हम तो कुछ इतिहास के बात बोल गया, और आधुनिक युग का जो मृणाल सेन, तस्लीमा नासरीन, महाश्वेता देवी, इन सब के ऊपर किताब लिखे हैं डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी ने। वो तो किताब सिर्फ लिखा नहीं, बहुत सारे अनुवाद भी किए हैं, बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला, दोनों समाज में एक दूसरे की लेखकों को इंट्रोड्यूस करवाए। और महाश्वेता देवी की सुपुत्र नवारण भट्टाचार्य की जो 2 पत्रिका थे, आशावंदन और वर्तिका, इसमें बहुत सारे हिंदी लेखक को बंगाली समाज जान चुके हैं कि इतने सारे हिंदी लेखक लिखते भी हैं। तो अनुवाद के दायरे बांग्ला साहित्य की सब कुछ हिंदी भाषियों पढ़ रहे हैं, और हिंदी भाषियों की साहित्य जैसे मुंशी प्रेमचंद तो हम लोग हिंदी में नहीं बांग्ला में पढ़े हैं। तो और ये एक दूसरे साथ साथ पास पास एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं एक ये क्षेत्र में। शर्मिष्ठा जी ने कम समय में बहुत सारी बात बता दी।
उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि हिंदी और बांग्ला जो है वो वैसी है जैसे रेल की लाइनें होती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों को एक काठ की पट्टी मिलाती है दोनों को, लेकिन चलती दोनों एक साथ है। वही है हिंदी बांग्ला में। उन्होंने कहा कि आधुनिक गद्य साहित्य जो है हिंदी में वो पहला शुरू हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज में। उसके बाद में उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए कि कैसे हिंदी के विद्वानों ने बंगाल में काम किया, बांग्ला भाषियों ने हिंदी के लिए काम किया। और एक बात अच्छी है कि ऐसा कोई हिंदी का राइटर नहीं है जिसका बांग्ला में ट्रांसलेशन नहीं हुआ हो, ऐसा कोई बंगाली राइटर नहीं है स्टार्टिंग फ्रॉम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के बिमल मित्रा और आज के जितने आज भी लेखक हैं जिनका हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ हो। ये एक सबसे बड़ी बात है। इसलिए जो हमारा पाठक जो है, चाहे बांग्ला पाठक हो हिंदी पाठक, उन दोनों की सामग्री उसको भरपूर मिलती है। उन्होंने खासकर राजा राम मोहन राय का नाम लिया जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अखबार निकाला है, वो बाइलिंगुअल अखबार भी निकाले, हिंदी बांग्ला दोनों होता था उनका। उसके अलावा उन्होंने बताया कि 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का पहली बार हिंदी विभाग शुरू किया सर आशुतोष मुखर्जी ने। और उन्होंने ये भी बताया कि हिंदी का पहला MA एक बंगाली सज्जन हुए नलिनी मोहन सान्याल। इस तरह का एक सुनहरा इतिहास है हिंदी और बांग्ला का। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर कृपाशंकर चौबे ने भी कई किताबें लिखी थी महाश्वेता देवी पर और भी कई लोगों पर। हिंदी भाषियों को बांग्ला के जो मूर्धन्य लोग हैं उनसे परिचय कराया डॉक्टर कृपाशंकर चौबे ने, जो हमारे सागर मंथन में कई बार भाग ले चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके हिंदी और बांग्ला को एक दूसरे के नज़दीक ला करके, जैसे रेल की पटरी है और रेल उन दोनों पर चलती है, तो जीवन की जो रेखा है वो हिंदी और बांग्ला दोनों को साथ लेकर चलती है। ये बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से श्रीमती शर्मिष्ठा बाग ने बताया हमें। इस प्रकार हमने पालीवाल जी से सुना, शर्मिष्ठा जी से सुना, हम इसके हमारे अन्य 2 प्रतिभागियों से भी सुनेंगे। वो 2 अलग क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन अभी समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी बंगाली समाज कितने पास कितने दूर। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती शर्मिष्ठा बाग और उसके पहले श्री प्रियंकर पालीवाल ने ऐसी बहुत सी बातें बताई, ऐतिहासिक बातें बताई कि कैसे हिंदी भाषी बंगाली समाज दोनों ने मिलकर काम किया है, दोनों ने समृद्ध किया है, एक भाषा को भी समृद्ध किया है, समाज को भी समृद्ध किया है। आइए हम बात करते हैं काली प्रसाद जायसवाल दुबेला से। दुबेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका जो जायसवाल समाज है वो तो आधा बंगाली समाज लगा हमको, बोलते भी बांग्ला में ही है आपस में, कभी बहुत साल से रह रहे हैं और लोहे वगैरह का काम करते हैं आप। सारा आपका जो क्लाइंट है वो सब बंगाली होते हैं। और काशी प्रसाद जायसवाल जो डॉक्टर काशी की स्मृति साहब जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और बंगाल में खुद वो बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हुए हैं, वो आपका बहुत बड़ा। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने दोनों ने साहित्यिक क्षेत्र की बातें की ज़्यादातर। सामाजिक क्षेत्र में चूँकि जायसवाल समाज बहुत बंगाली का बहुत करीब रहा है, सामाजिक क्षेत्र में आप कितना पास पाते हैं बंगाली को? ताजा टीवी के दर्शकों को मेरा बांग्ला नववर्ष, हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बात करता हूं कि हम लोग 250 साल 300 साल से हमारे जायसवाल समाज बंगाल में रचा बसा है। समझ लीजिए यहाँ के संस्कृति में घुल मिल गया है। हमारे यहाँ का जो चलता बगान दुर्गा पूजा भी होता है वो पूरे बंगाल में एक मशहूर स्थान रखता है, हर कौतूहल का विषय रहता है हर साल। और हम लोगों के लिए गर्व की बात होती है कि हम लोग देखिए यहाँ इस तरह से घुल मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदियों से बंगाल में हिंदी भाषी अर्थव्यवस्था में योगदान करते रहे हैं, यहाँ के कल कारखानों से रोजगार देते रहे हैं, एक दूसरे के हम लोग पूरक बन चुके हैं। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में समाहित था। एक बाद में यहाँ से कट के बिहार अलग बना, बंगाल से ही जुड़ा हुआ। कुछ लोग वहाँ भी रच बस गए जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, वहाँ अभी हिंदी भाषा भाषी बोलते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि वो बंगला हैं, भाषी हैं।
और जब भी उन लोगों को कुछ अपनी कागजात के लिए दरकार पड़ता है तो वो कलकत्ता की ओर रुख करते हैं, आते हैं और बड़े शान से रहते हैं। और हम लोग यहाँ पर बचे हैं, 250-300 साल से यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ एक तमगा जोड़ दिया गया है कि बहिरागत का। 2-3 साल से हम लोग ये सुनने में आ रहा है, जो कि ये मनगढ़ंत बातें हैं और बहिरागत क्या होता है समझ में नहीं आता। हम लोग तो इसी भारतवर्ष के ही नागरिक हैं, हम लोग बहिर्गत कहाँ से हुए? और जो बांग्लादेश से हैं तो उनको आप लोग क्या कहिएगा? और हम लोग 2 दर्जे के नागरिक यहाँ महसूस करते हैं अपने आप को, जबकि हम लोग यहाँ घुल मिल गए हैं। हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं जो रोटी बेटी का भी संबंध हो चुका है। बहुत से बांग्ला भाषी लोगों के साथ आदान प्रदान है शादी ब्याह में। वहाँ की लड़कियाँ हमारे घर में गई, हमारे घर की लड़कियाँ उनके घर गई हैं, तो बहुत तरह का घुल मिल गए हैं हम लोग। फिर हम लोग बहिरागत कैसे हुए? हम तो यहीं के बसे हैं। आज हमारे बंगाल के बारे में अगर कोई बोलता है तो हम लोगों को, हिंदी भाषा भाषी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा जन्म कर्म सब कुछ यहीं पर है। बहुत तकलीफ लगती है सब सुनकर, जब हमें बहिरागत की भाषा से हमें तमंगो हमारा एक किया जाता हमको। हिंदी समाचार पत्र का उदन मार्टन की भी शुरुआत बंगाल से हुई है। यह काम बिना बंगला समाज की मदद के बिना संभव ही नहीं होता। यहाँ के जो महापुरुष लोग हैं बहुत ही उस समय बढ़िया सहयोग करके पहला हिंदी का अखबार यहाँ से निकाला। आज उसकी 200 साल होने जा रही है 30 मई को। और ताज़ा टीवी के माध्यम से इसका हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम होता है, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही काबिल तारीफ है। और क्या कहूँ कि बंगाल में हम लोग इतना घुल मिल गए हैं कि हम लोग दूसरे प्रदेश में अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ की संस्कृति बोलिए, यहाँ की बोली भाषा बोलिए, यहाँ का मिठास बोलिए, सब कुछ यहाँ अच्छा है। लेकिन हम लोगों का वही है कि हम लोग आज भी 2 दर्जे के ही नागरिक कहलाते हैं। कुछ भी होता है चाहे जो भी प्रदेश का हो, उसे बिहारी बोल के संबोधन किया जाता है। भैया बिहारी मतलब क्या? एक कटाक्ष किया जाता है हम लोगों के ऊपर। ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? जबकि हम लोग तो किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं। हम लोग तो सहयोग की भाषा रखते हैं हमेशा। कर्नल प्रसाद जायसवाल जी ने बताया कि उनका जायसवाल समाज तो इतना नज़दीक है कि जैसे दुर्गा पूजा, चलता बगान दुर्गा पूजा होती है, वो बंगाल की मशहूर दुर्गा पूजा है, उसकी अपना इतिहास है। और अर्थव्यवस्था में, बंगाल की अर्थव्यवस्था में आज एक दूसरे के हम पूरक हैं। बंगाली वर्कर्स भी हैं और जायसवाल समाज भी ट्रेडिंग समाज है, लोहे का बहुत बड़ा काम है इनका। बंगाली साथ इनके साथ सहयोग करते हैं, व्यापार करते हैं और यूपी के होते हुए भी ये बंगाल में रस बस गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कई बार तकलीफ होती है जब कुछ लोग, बंगाल के कुछ लोग जो है, चाहे राजनीतिक कारण से, उनको बहिरागत समाज बोलते हैं तो मन में कष्ट उठता है, क्योंकि हमारा पूरा ज़िंदगी यहाँ निकल गई। यूपी में भी हम जाते हैं तो अब हमें लोग बंगाल के व्यक्ति के रूप में जानते हैं। वो ऐसे व्यक्ति में कुछ लोग, भले ही थोड़े से लोग ही हों, बहिरागत बोलते हैं तो मन में कष्ट होता था। हम लोग कोई बहिरागत नहीं है, हम लोग यहीं बच्चे हैं, हम लोग यहीं जन्मे हैं, यहीं हम लोग, हमारे बुजुर्ग लोग यहीं पर मृत्यु भी है उनकी। मुझे याद आया, हावड़ा में कुछ साल पहले तक एक मैडम थी जो जायसवाल, आपकी मेयर थी, वो ममता जायसवाल वो थी हिंदी भाषी। शादी उन्होंने की है तो बहुत लोग उनको ममता जायसवाल को समझते थे बंगाली। इस प्रकार इतने रस बस गए हैं कि हम एक दूसरे को दूर करना मुश्किल है। उन्होंने कहा हमारे रोटी बेटी का संबंध है। अब मैं जानता हूँ कई जायसवाल पर, जैसे मैंने ममता जायसवाल कहा, ऐसे कई लोग हैं जो उनकी शादियाँ यहाँ पर हुई हैं। इसलिए ऐसा बाहर का आदमी बोलना या नहीं बोलना अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। ये वेदना भी उन्होंने बताई श्री जायसवाल जी ने। आइए अब हम बात करते हैं रेशमी पांडा मुखर्जी से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हिंदी विभागाध्यक्ष है गोखले से। एक तो बंगाली होते हुए भी, एक बंगाली महिला होते हुए भी वो हिंदी डिपार्टमेंट की अध्यक्ष है, हिंदी डिपार्टमेंट की हेड है। ये गौरव की बात है हिंदी भाषियों के लिए भी, बांग्ला भाषियों के लिए भी। तो रेशमी जी, हम ये जानना चाहते हैं, आप चूँकि प्रोफेसर हैं, आपके स्टूडेंट हिंदी भाषी भी होंगे, बंगाली भाषा भी होंगे, आपका क्या अनुभव है कि ये हिंदी भाषी बांग्ला भाषी है, ये एक है, क्या उनका आधार क्या है एक का, और ये क्यों एक है, और ये इनका जो एकता है
इससे क्या लाभ होता है समाज को, या जो अगर एक नहीं है तो उससे क्या नुकसान होता है, हम दोनों आपसे जानना चाहेंगे। मैडम रेशमी पांडा मुखर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेवर जी, और ताज़ा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने विद्यार्थियों से बात आरंभ की है। आप जानना चाहते हैं कि विद्यार्थियों में कितना मेल मिलाप है। तो मैं मानती हूँ कि स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, हर क्षेत्र में ही, हर स्तर पर ही विद्यार्थी जो है उनमें बिल्कुल भी अलगाव नहीं है। आप टिफ़िन टाइम में देखिए, सब एक साथ बैठकर खाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब किसी मान लीजिए बिहारी परिवार से कोई विशेष तरीके का पराठा आता है, या राजस्थानी परिवार से किसी तरह का कोई पकवान आता है, और इसी तरह से ये लोग भी जो बांग्ला भाषी हैं उनके घर से भी जो मिठाई है या जो भी उनकी घर से बनाकर देते हैं, तो वो लोग, मैंने खुद देखा है विद्यार्थियों को, वो लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे का मिल बांट कर खाते हैं और कहते हैं कि अगले दिन फिर से कहना कि ये और ज़्यादा बनाकर लाए, हम खाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एक आग्रह, ये एक इच्छा, क्योंकि उनके घर पर वो नहीं बनता है तो हमेशा अच्छा लगता है। जैसे छोले वगैरह है, जो पंजाबी परिवार है यहाँ पर, उनसे ये लोग खाते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि जिनके घर में जो नहीं पकता है, अगर आपको अपने मित्र से, अपने सहपाठी से वह भोजन मिल रहा है तो आपका आग्रह, और बच्चे देखिए चाहे स्कूल के हो, कॉलेज के हो, उनके मन में जैसे अभी जायसवाल जी ने बताया, ये जो अलगाव की वृत्ति होती है, ये उनके मन में वो बीज तब तक नहीं आते हैं। वे लोग जो है इन सब बातों से दूर होते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये हमारे मित्र हैं और उस तरह से वो लोग मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ तक भाषा का भी सवाल है, मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ के स्कूल कॉलेजों में जाइए, जो भी बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, वो लोग बड़ी सहूलियत से, उनमें कोई भेद नहीं रहता है। वे सब बांग्ला में भी बात करते हैं और जब ज़रूरत होगी वे हिंदी में भी बात करते हैं। विभाग के अंदर भी, हिंदी विभाग के अंदर भी मैंने देखा है, हम लोगों से तो वे लोग औपचारिक रूप में हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन जब आपस में बात करते हैं तो हिंदी बांग्ला उनमें किस तरह से, मतलब दोनों भाषाएं मिल जाती है। आप मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन विद्यार्थी जो है बांग्ला भाषी है और कौन हिंदी भाषी है। तो ये समझ में नहीं आता, इतना मेल मिलाप विद्यार्थियों में मिलता है। कारण ये है कि देखिए, ये जो प्रांत है, मैं मानती हूँ बंगाल का जो प्रांत है, इसका बहुत कुछ, चूँकि मैं बम्बई में बहुत साल रही हूँ, मैंने देखा है, अगर भारत के किसी और प्रांत के साथ आप इस दृष्टि से तुलना करना चाहे, ये जो अलग अलग भाषा भाषियों, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में जो मेल मिलाप है, वो एकमात्र आप बम्बई से इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे बम्बई जो है एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, वहाँ पे अलग अलग पूरे देश के अलग अलग भाषा भाषी रहते हैं और वो अपने घर के अंदर अपना परिचय, लेकिन बाहर वे सब जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहाँ पर मारवाड़ी है, पंजाबी है, मराठी है, बांग्ला भाषी है, कोई अंतर नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वो लोग हर त्योहार, हर पर्व, खाना पीना, रहन सहन उनका बहुत एक जैसा है। ये बात बंगाल में भी आपको मिलेगी और मैं मानती हूँ कि दिन पर दिन ये मेल मिलाप और बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपने रीति रिवाज जो है, अगर मैं साहित्य और समाचार पत्र तो बिल्कुल ही इसका योगदान रहा है, लेकिन अगर हम रीति रिवाज में भी आए तो आप देखिए आज जो रीति रिवाज है, आज जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी कि बांग्ला में जो विवाह के जो रीति रिवाज हैं, उसमें आज देखिए बड़ी आसानी से, जैसे बांग्ला भाषियों में एक होता है कि विवाह से पहले वाले दिन आईबुड़ो भात होता है, विवाह के दिन हल्दी लगाई जाती है, बाद में शादी वगैरह, लेकिन उसके अंदर ही संगीत और मेहंदी, ये जो दो रिवाज हैं वो अपने आप आ गए हैं। अब देखिए आप आम बंगाली परिवारों में भी ये दो रिवाज अपने आप आ गए हैं। ये तो मेलजोल है, यही मेलजोल है, उन्हें अच्छा लगता है। संगीत भी अब वो लोग वो भी रख रहे हैं अपने यहाँ पे। मेहंदी, जबकि मेहंदी बांग्ला भाषियों में मेहंदी लगाने का रिवाज नहीं था, वे लोग आलता लगाते थे, लेकिन आलता के साथ अब मेहंदी भी जो है यहाँ की जो वधुएं हैं बड़े शौक से जो है मेहंदी भी लगाती है। तो इस तरह से हम रिवाज में, एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगी, जैसे दुर्गा पूजा, आपके नवरात्र और दुर्गा पूजा दोनों जो नवरात्र हैं, दोनों नवरात्र के साथ इधर शारदीय दुर्गा पूजा और यहाँ पर जो है आपके अन्नपूर्णा पूजा, बासंती पूजा, ये एकदम मिलजुल गए हैं। तो अब तो कई जो बांग्ला भाषी हैं वो भी नवरात्र में जो है वो उनसे मिलते हैं। आप स्वयं जो है, आप लोग इतना बड़ा जो यहाँ पे नवरात्र के समय डांडिया का पर्व और इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं, कितने बांग्ला भाषी इसमें दिन पर दिन मैं मानती हूँ बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये मेलजोल चल रहा है परिवारों में, समाज में, और अलगाव धीरे धीरे घट रहा है भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, रीति रिवाज की दृष्टि से। एक दूसरे जो समाज जो है
मतलब बांग्ला भाषी और अबांग्ला भाषी वो दोनों एक दूसरे के पास लगातार आ रहे हैं और ये सुखद है, मैं मानती हूँ। रश्मि पांडा मुखर्जी ने कहा कि एक कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में, और हमारे गोखले कॉलेज जो है इनकी, उसमें बांग्ला भाषी ज़्यादा महिला है लेकिन हिंदी भाषी बहुत हैं। उसका एकता देखने को मिलती है टिफ़िन में। वो खाना लाते हैं, वो खाना एक दूसरे का खाना बांटते भी हैं। किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो ले लेती है, पराठा अच्छा लगता है। तो ये खान पान में एक दूसरे को एकदम मिश्रित हो गए हैं वो, इससे उनका लगता है कि कितने एक है वो। और अब तो वैवाहिक रीति रिवाज में भी बंगाली समाज कितना प्रभावित हुआ हिंदी भाषी से, उनका उन्होंने उदाहरण दिया। मतलब हमारे यहाँ मेहंदी का कोई रिवाज नहीं है, लेकिन अब हम हमारे तो आल्टर लगाया जाता नहीं, अब हमारे यहाँ भी कई बार मेहंदी लगाते, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और बंगाली तो प्रेमी होता है अच्छे कल्चर का, अच्छे आर्ट का। मेहंदी तो एक बहुत अच्छी आर्ट है। हालांकि मेहंदी आई है मुसलमानों से, बट मुसलमानों से आई है हिंदी भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए, इसलिए इसमें कोई धर्म भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बताऊँ, बहु बात हमारे यहाँ बहु बात, खासकर जो यूपी बिहार के लोग, मेरे ख्याल जायसवाल जी सहमत होंगे, इनके यहाँ बहु बात होने लग गया। हाँ, बिहार यूपी के लोग बहु बात करते हैं, जबकि खैर हमारे तो सजन गोट होता है। तो इसमें भी एक दूसरे को प्रभावित किया है। और नवरात्र दुर्गा पूजा में, हमको दुर्गा पूजा में तो हम लोग नवरात्र मनाते हैं, उसी प्रकार से दुर्गा पूजा देखते हैं। हमारे लोग दुर्गा पूजा बात करते हुए आज हमने 20 पंडाल देखे, आज हमने 20 जगह दुर्गा पूजा देखी, 50 जगह दुर्गा पूजा। वो वही शान शौकत वही होती है। और डांडिया तो हम करते हैं, हमारा खुद ताज़ा टीवी का डांडिया होता है, कलकत्ता का सबसे बड़ा डांडिया वही होता है। 3 रात को कम से कम तीनों दिन मिला के कम से कम 40 से 50 हज़ार आप में से कोई आए होंगे। जायसवाल जी गए हैं कई बार, मुझे मालूम है। आप डांडिया देखिए, हमारा 3 सप्तमी अष्टमी नवमी को कितना बड़े डांडिया बड़े रूप में हम लोग करते हैं। आज ये कई बातें हैं जो इससे सामंजस्य हमारा उन्होंने बताया डॉक्टर रश्मि पांडा मुखर्जी ने। इस प्रकार हमने अपने चारों प्रतिभागियों से हिंदी बांग्ला समाज कितना पास कितना दूर, इसके नज़दीकियों की बात की। कहाँ का सामंजस्य उतना नहीं है, जैसे कुछ दुबेला जी ने बताया 1-2 बातें। हम अगले दौर में कुछ और बातें भी करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सागर मंथन देखते रहिए। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं हिंदी बंगाली समाज कितने पास कितने दूर। हमारे चारों प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, बड़े विस्तृत रूप से बताया कैसे हिंदी समाज बंगाली समाज साहित्य के मामले में, धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, संस्कृति के मामले में एक दूसरे से नज़दीक हैं। अब हम बात करेंगे नज़दीकियों में भी कहीं कहीं हमारे में थोड़ा एक फ़र्क भी रहता है, और वो स्वाभाविक है। आखिर हम राजस्थान से आए हैं, वो एक मिट्टी मरु देश है, मरु प्रदेश है, वहाँ की कल्चर, वहाँ का गणगौर है। लेकिन यहाँ बंगाली गणगौर मनाता नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा करता है, सम्मान करता है गणगौर का। इस प्रकार हम भी दुर्गा पूजा में सम्मान करते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करें। मैं पालीवाल जी से शुरू करता हूँ, और पालीवाल जी को मैं कहूँगा, आप यहाँ पुस्तक मिला करते हैं। पालीवाल जी, क्या ये ईमानदारी की बात होगी कि इस बात को हम स्वीकार करें कि कितनी बड़ी संख्या में बंगाली आते हैं पुस्तक खरीदने के लिए? हिंदी भाषी बहुत कम होते हैं, हिंदी की पुस्तकें बहुत कम बिकती हैं। तो आज जो बंगाली साहित्य में या बंगाल में साहित्य का जो ग्रोथ हुआ है, साहित्य प्रेमी जो हुए हैं, पाठक जो हुए हैं, हम हिंदी भाषियों में वो तैयार क्यों नहीं कर पाए? बंगालियों का ये गुण हमारे में क्यों नहीं आया? इसका कारण भी हो सकता है। हम जानना चाहेंगे पालीवाल जी से। नेवर जी, बांग्ला भाषी समाज पारंपरिक रूप से संस्कृति प्रेमी समाज रहा है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संगीत के वो सब घराने जो कभी उत्तर भारत में थे, किराना घराना हो, पटियाला घराना हो, आगरा घराना हो, उनके बड़े गायक अब शायद इन स्थानों पर न मिलें, कलकत्ता में आपको मिल जाएंगे। फर्रुखाबाद घराने के अच्छे तबला वादक हो सकता है आपको फर्रुखाबाद में ना मिलें, लेकिन कलकत्ता में आपको मिल जाएंगे। तो एक तरह से जो हमारी उच्चतर संस्कृति है उसका पुनर्वास बंगाल में, कलकत्ता में हुआ। और
उनके परिवारों में भी गायन की, पठन पाठन की एक परंपरा व्यापक रूप से रही है। मुझे लगता है कि शायद प्रवास में आने के कारण और अपने व्यवसाय की या एक नई जगह में जड़ें जमाने की जो जद्दोजहद है, उसकी वजह से संभवतः हिंदी भाषी समाज उस तरह से साहित्य संस्कृति को अपने में विकसित नहीं कर सका। यही कारण है कि जो आपका एक प्रेक्षण है कि पुस्तक मेले में बांग्ला भाषी समाज इतना दिखाई देता है, हिंदी भाषी समाज उसकी तुलना में बहुत कम हमें देखने को मिलता है। उसका एक कारण यह भी है कि कलकत्ता बांग्ला संस्कृति का केंद्र है और बहुत सारे पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन संस्थान वो यहाँ होते हैं, तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं चुनाव का वैविध्य पुस्तक मेले में जाने वाले बांग्ला भाषी समाज को मिलता है। जबकि हिंदी भाषी समाज का बौद्धिक केंद्र कलकत्ता नहीं है, बावजूद इसके कि हिंदी गद्य का विकास यहीं हुआ और पुस्तक मेले में हिंदी किताबों के उतने स्टॉल भी नहीं होते, उतनी किताबें उपलब्ध भी नहीं होती हैं अगर आप पटना या दिल्ली से तुलना करें। एक कारण यह भी हो सकता है और मुझे बार बार लगता है कि हमें अपने प्रतिवेशी बांग्ला समाज से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई संबंधों में द्वैध नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि दुबेला जी ने संकेत किया, वो है, लेकिन वो बहुत ही सीमित रूप में ही देखने को मिलता है। जो बृहत्तर बांग्ला संस्कृति है, जो व्यापक बांग्ला समाज है, वो बहुत ही न्यायप्रिय और परदुख कातर समाज है और वहाँ जो भी आता है मुझे लगता है उस सांस्कृतिक समावेश में शामिल हो जाता है। मालीवाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि ये जो पुस्तक का मामला है, इसके किसी भी कारण बताए उन्होंने, लेकिन जो भी हो जो हिंदी सॉरी पुस्तक मेला जो होता है वो लोकप्रिय बहुत है हिंदी भाषियों में। परिषद चलेगी उसको लोग पार्टिसिपेट उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि जितना साहित्य के नज़दीक है बंगाली भाषी है उतना शायद हिंदी भाषी नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर में वो भी वही जो सवाल दिल्ली वाले में, दिल्ली भी जाते हैं लोग पुस्तक मेले में। एनीवे, आइए हम बात करते हैं शर्मिष्ठा बाग जी से। शर्मिष्ठा जी, आपने तो कहा कि बहुत किस तरह से नज़दीक है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताया था कि हर बंगला उपन्यासकार का, लेखक का ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में और हिंदी का हुआ है, लेकिन जो कुछ क्लासिकल चीज़ें हैं, कई चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो अभी भी हिंदी भाषियों को उपलब्ध नहीं है अभी तक। जैसे आपने जो इतने जो लेख लिखे हैं ऐतिहासिक, हमारे यहाँ हिंदी में उतने वो लेख नहीं छपते हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे जायसवाल जी ने बोले कि नज़दीकियाँ कम, जैसे एक अंतर रह गया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं एक कॉस्मोपॉलिटन कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। जैसे मैं छठ माई की पूजा की ठेकुआ के लिए वेट करती हूँ, वो लोग भी सरस्वती पूजा, हिंदी भाषी लोग मेरे घर की सरस्वती पूजा की खिचड़ी, भोग, लावड़ा, इस सबके लिए इंतज़ार करते हैं, फ़ोन करके प्रसाद कब भेज रही हो, ऐसे माहौल है। और जो पीढ़ियाँ गुजर चुके हैं, जो लोग 100 साल 150 साल पहले अन्य प्रदेश से, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से बंगाल में रहने के लिए आए, वो लोग बहुत बिजी थे अपना नई जगह में अपने पहचान बनाने में। लेकिन आजकल को जो पीढ़ियाँ है, जो 20-22 साल का, ये पीढ़ियाँ बंगाली लोग जैसे ही पढ़ रहे हैं, बंगाली बच्चा से कहीं आगे बढ़ गई है। मैं अपने कॉम्प्लेक्स में ही देखती हूँ। तो ऐसा, और दूरियाँ जितना है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हर एक प्रदेश के लोगों को अपनी स्वतंत्रता तो थोड़ा बहुत
बजाय रहेगा ही। वो स्वतंत्रता अगर नहीं रहेगा तो जैसे पानी में चीनी घुल जाते हैं, शरबत बन जाता है, वैसा बन जाएगा। लेकिन भारत में अपने अपनी जाति सभी अपनी स्वतंत्रता बजाय रखते हुए फिर सबसे मिलते हैं। जैसे पालीवाल जी ने बोले रोटी बेटी का संबंध, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा हमारी परिवार में अभी सारे बहुएं जो आते हैं सब मराठी कर्नाटकी का ऐसे ही बहुएं आते हैं। तो मेल झोल आदान प्रदान ऐसा चलते रहते हैं। बंगाल ऐसी जगह है, बंगाली लोग ऐसे हैं कि सबका उत्सव को खुद का मान लेते हैं, सबका उत्सव पालन करता है। और हमको लगता है हिंदी भाषी लोग भी बंगला को बहुत कुछ दिया है। एक तरफ तो कुछ होता नहीं है, जैसे एक हाथ में ताली बजता है। पहले तो मैं बोल चुकी थी कि एक दूसरे की परिपूरक है बांग्ला भाषी और हिंदी भाषी। लेकिन आज की हिंदी भाषी पीढ़ियाँ बंगाली बच्चे जैसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को फर्स्ट प्राइमरी रखते हैं वो लोग, ऐसा ही है। शर्मिष्ठा जी ने बताया कि है, लेकिन जो थोड़ी बहुत दूरियां हैं उसके पीछे भी कुछ हिस्टोरिकल रीजन है। लेकिन वो दूरियां नहीं हो करके अपने अपने एक नेचर होता है, एक प्राकृतिक होती है, प्रकृति से पैदा होती है। बंगाली प्रकृति एक प्राकृतिक चीज़, यहाँ पानी की बहुतायत है, यहाँ पर चावल की बहुतायत है, राजस्थान में बाजरे की बहुतायत है। लेकिन एक दूसरे के खाने को पसंद करते हैं वो। आज हमारे यहाँ मैं तो खुद मिष्टी दही का बहुत शौकीन हूँ। हालांकि मैं दही में अगर चीनी मिला दे तो मैं नहीं खा पाता, लेकिन मिष्टी दही जो होता है वो मैं बहुत शौकीन हूँ उसका। इस प्रकार हम बंगाली जो लूची है मैं खाता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे लूची। इस प्रकार हमने एक दूसरे को खान पान हो बाकी जगह हमने किया है। आइए हम अब बात करते हैं हमारे अन्य दो प्रतिभागियों से। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा करें हिंदी बंगाली समाज कितने पास कितने दूर। और अभी हमारे दो प्रतिभागियों प्रियंकर पालीवाल और शर्मिष्ठा बाग जी ने अपने दूसरे दौर में कई बातें बताई। आइए बात करते हैं फिर से काली प्रसाद जायसवाल जी से। जायसवाल जी, मैं आपसे एक दो बातें बताना चाहता हूँ जी। हम लोगों ने सबकी बात की, राजनीति की बात नहीं की। राजनीति में जीवन पब्लिक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बंगाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिंदी भाषी हुए थे, मेजर सिंह नार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बंगाल जैसे इतने बड़े जागरूक प्रदेश के स्पीकर हमारे हिंदी भाषी हो चुके, यशोदास जालान, कई मिनिस्टर्स हुए। लेकिन अब राजनीति में आपका करीब करीब हम लोग नहीं के बराबर हैं। उसके रीजन में भी आप जाइए, क्यों, क्या कारण है कि पब्लिक लाइफ में हिंदी भाषी उतने नहीं आ पा रहे हैं राजनीति में, जिनका एक इतिहास रहा है, ग्लोरियस इतिहास रहा है। काशी प्रसाद जायसवाल जी को आज भी सम्मान करते हैं, उनकी मूर्ति आपने यहाँ लगाई कलकत्ते में आज भी, क्योंकि ऐतिहासिक के साथ जितना यूपी में सम्मान नहीं उससे ज़्यादा सम्मान को बंगाल में है। तो आप खुद इस बात को गिरबाग में झांकिए कि बंगाल की राजनीति में हिंदी भाषियों की भूमिका पहले से कम क्यों हो रही है, बताइए। हमारी हिंदी भाषी समाज ज़्यादा करके हम लोग व्यवसाय से रिलेटेड हैं। अब हमारी जो न्यू जनरेशन है वो नौकरी पेशा में जा रही है, मतलब व्यवसाय में भी कमाने की कोशिश कर रही है। और राजनीति हम लोग उतना सक्रिय रूप से नहीं भाग लेते हैं। वहीं राजनीति बस दूर से ही राम सलाम करते हैं। और क्योंकि हमारा यही है कि बिजनेस उपार्जन करना और अपना परिवार पालन पोषण करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। इसी कारण से हम लोग राजनीति से बहुत दूर रहने मांगते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे साधे परिवार के लोग हैं हिंदी भाषी। क्योंकि झूठ झमेला झगड़ा अशांति ये सब हम लोग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। और ये अच्छा संकेत नहीं है। हम लोगों को राजनीति में सक्रिय रूप से आना चाहिए। और हमारी जब तक विधानसभा में हमारे लोग नहीं जाएंगे तो हमारी वहाँ बात सुनेगा कौन। हमारा एक प्रतिनिधि तो वहाँ पर रहना चाहिए 2-4 की संख्या में। और इसीलिए हम लोग बहुत सी कमियां हैं जो हम लोग इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इसका मूल कारण यही है। आइए बात करते हैं रेशमी पांडा मुखर्जी से। और रेशमी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सारी बातचीत का समापन भी करें, किस प्रकार से सबकी बातें हमने सुनी, हम कितना नज़दीक है,
इन नज़दीकी के बाद फिर भी कुछ दूरियां भी हमारी हैं, और वो दूरियां क्यों हैं इसके बारे में भी मैंने परिचर्चा की। वो दूरियां रहे तो कोई नुकसान नहीं है, या दूरियां नहीं रहनी चाहिए, हम चाहेंगे उपसंहार में आप भी बात को बताएं। रेशमी पन्ना मुखर्जी जी। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भारत में जैसा ये हमारी विशिष्टता है कि विविधता में एकता, तो विविधता का रहना बहुत ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पे गैर बंगाली संप्रदाय हैं, चाहे बिहारी हो, राजस्थानी हो, उत्तर प्रदेश के हो, पंजाबी हैं, सरदार जी हैं, सब हैं, ज़रूरी है कि वे अपना अस्तित्व, अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपने रीति रिवाज बनाए रखें। क्योंकि अगर सभी बंगालियों जैसे हो जाएंगे तब वो सौंदर्य नहीं रहेगा जो अब है। जो सामाजिक सौंदर्य, जो सामाजिक संस्कृति यहाँ पर विकसित हुई है, समृद्ध हुई है, वो इसलिए हुई है कि सबने अपना व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत जो हमारी भाषा है या उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको उन्होंने बना कर रखा है। दूरी की बात देखिए, ये अगर इसको हम दूरी कहें तो फिर इसको हम दूरी नहीं कह सकते हैं। मैं मानती हूँ इसको हम विविधता कहेंगे, और उस विविधता को जीवित रखना ज़रूरी है। और साथ ही जो कुछ चीज़ें जो होती हैं, अगर मैं दूरी से ही बात शुरू करूं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ इस तरह से एक मानस तैयार किया जाता है कि अपने अस्तित्व को एक खतरे की बात भी महसूस कराई जाती है। जैसे जायसवाल जी ने कहा कि हाँ, थोड़ी बहुत बातें ये अभी भी सामने आ रही हैं कि जो बांग्ला भाषी हैं उनको कहीं ना कहीं एक खतरा महसूस होने लगा है, या महसूस कराया जा रहा है कि जो प्रवासी आबादी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और वो जितने भी क्षेत्र हैं सब में उनका दखल बढ़ता जा रहा है। ये पहले भी था, लेकिन अब ये महसूस ज़्यादा कराया जा रहा है कि प्रवासी जो आबादी है वो बांग्ला भाषियों को कहीं पीछे ठेल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम महसूस करते हैं समाज में रहते हुए। शायद यही चीज़ें हैं जो हमें दूरी का अनुभव भी कराते हैं। और जहाँ तक पास आने की बात है, तो मैं मानती हूँ कि बहुत अधिक कारण हमारे पास आने के हैं, और हम उन्हीं कारणों को इतिहास से लेकर आज तक, साहित्य है, पत्रकारिता है, अनुवाद है, खान पान है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, भाषा है, फिल्में हैं, सारी चीज़ें जो हैं, इन सब ने मिलकर जो है हमें एक दूसरे के पास ही हम आए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आदान प्रदान की देखिए इच्छा बहुत बड़ी होती है। आप अपने आप को एक कमरे में ज़बरदस्ती बंद रखेंगे तो आप कभी भी बाहर की हवा या बाहर के विचारों को आप नहीं ले पाएंगे। बंगालियों में ये इच्छा बनी रही कि वे दूसरे जो संप्रदाय, दूसरे जो भाषी यहाँ पर आए हैं, उनके साहित्य, उनके खान पान, उनके रीति रिवाज को लें। इसलिए ये सामाजिक संस्कृति बढ़ी है। और जो बाहर से जो लोग आए हैं उनमें भी ये बात रही है कि उन्होंने बंगालियों को, उनकी संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सहज तरीके से उन्होंने ग्रहण किया है। एक दूसरे के साथ ये मेल मिलाप बना रहा। तो कितने पास कितने दूर में मैं कहूँगी कि पास का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है, दूर का पलड़ा बहुत हल्का ही है। इसलिए हम इतने सारे उदाहरण हमने एक दूसरे के बीच में हमने देखे कि सारे उदाहरणों में हमने यही देखा है कि पास जो है हम एक दूसरे के ज़्यादा इतने सालों में आ पाए हैं। हिंदी बंगाली समाज कितने पास कितने दूर, इस बहुत ही दिलचस्प विषय पर हमने बातचीत की। बंगला नववर्ष यानी पहला वैशाख के उपलक्ष्य में ये बातचीत हमारी काफ़ी दिलचस्प भी रही और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही। काफ़ी जानकारियाँ भी हमारे प्रतिभागियों ने दी, जो जानकारियाँ या तो नहीं हैं लोगों के पास में या कम है। तो ये हमारी जो परिचर्चा है, इसका ये विषय है कि समाज एक दूसरे के बहुत नज़दीक है। कुछ हल्की दूरियां रहती हैं हर समाज में। बंगाली समाज में भी देखिए, आज ईस्ट बंगाल का बंगाल का बंगाली में कुछ फ़र्क होता है। हिंदी भाषियों में भी यूपी का हिंदी भाषी और राजस्थान का हिंदी भाषी में भी फ़र्क है। ये विविधता हमारे देश में, जैसा रश्मि पांडा मुखर्जी ने बताया कि हमारे देश में विविधता, और ये विविधता हमारा सुंदर है। ये हमारी वीकनेस, कमजोरी नहीं, हमारी दुर्बलता नहीं है, ये हमारा सुंदर है। मानव, ईश्वर ने भी मानव को जो बनाया, विविध बनाया। एक दूसरे से चेहरा नहीं मिलता लोगों का। अलग अलग एक दो भाई हैं तो उनकी भी अलग अलग रुचियाँ होती हैं। इस प्रकार हिंदी भाषी समाज, बांग्ला भाषी समाज एक दूसरे के थोड़ा सा दूरी बना के रहते हुए भी मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से एक है वो, और एक दूसरे के पूरक है। सबसे बड़ी बात है, एक दूसरे के पूरक है। आज बंगाली के पास दिमाग है, आज बंगाली के पास इंटेलेक्ट है,
वो सोचता है शिक्षा है, हिंदी भाषियों के साथ श्रम भी है, हिंदी भाषियों के साथ उद्यम भी है, दोनों ही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी भाषियों के श्रम और बंगाली के दिमाग ने मिल करके बंगाल को प्रस्फुटित किया है। ये दोनों समाज ने मिला है। बंगाली का दिमाग काम करता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं बंगाली, साहित्य के प्रति, सब चीज़ों के प्रति। आज जितने विद्वान हैं, आज जो डॉक्टरेट हुए हैं, जो बड़े बड़े जिनको अवार्ड मिले हैं, नोबेल पुरस्कार मिले हैं, वो बंगला भाषी हैं। जबकि उद्यम के क्षेत्र में हिंदुस्तान के लोग जो हैं, बंगाल में उनकी शुरुआत हुई थी उद्यम की, राजस्थान से आए थे, हरियाणा से आए थे, लेकिन आज वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं और पूरे देश का नाम कर रहे हैं। इस प्रकार हमने ये वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण की, बहुत कही, और हम हमारे चारों प्रतिभागियों के बहुत आभारी हैं। श्री प्रियंकर पालीवाल जी के, श्रीमती शर्मिष्ठा बाग के, श्री काली प्रसाद जायसवाल दुबेला जी के और श्रीमती रेशमी पांडा मुखर्जी के, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 XPS सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।